ओके स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने टेम्परेचर को डिस्कस कर लिया था, है ना। तो आज सेकंड फैक्टर अपन ले रहे हैं वाटर। ठीक है, और हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? एबायोटिक फैक्टर। वाटर को आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, बेसिक चीज है, ये आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। वाटर एसेंशियल फैक्टर है लाइफ के लिए। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, एसेंशियल फैक्टर फॉर लाइफ। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है। सेकेंड, मैं ये कहता हूं कि जब एवोल्यूशन का कोर्स चल रहा था तो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट इन वाटर। फर्स्ट लाइफ ओरिजिन इन वाटर। इसके ऊपर मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट किया गया है कि नो लाइफ विदाउट वाटर। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ऑक्सीजन के बिना लाइफ हो सकती है बट वाटर के बिना लाइफ नहीं हो सकती है, क्योंकि लाइफ ओरिजिन के लिए वाटर का होना मस्ट है बेटा। ठीक है ना। तो फर्स्ट लाइफ ओरिजिन भी वाटर में हुआ था और एसेंशियल फैक्टर है लाइफ के लिए। एसेंशियल का मतलब ये बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल का लिविंग मैटर होता है। इसमें भी बेटा मोर देन 80% वाटर ही होता है ना। द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल इज प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म कंटेन मोर देन 80% वाटर, है ना। तो ये भी आप मान सकते हैं कि सेल का भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है वाटर। इज दैट क्लियर? कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसके लिए भी वाटर मस्ट नेसेसरी है। एंजाइम एक्शन के लिए भी वाटर नेसेसरी है बच्चों। आपको 11th में भी मैंने बताया था कि अगर ड्राई सीड है तो जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि उसके एंजाइम एक्शन नहीं करेंगे, है ना। हमारी बॉडी में भी अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कोई भी एंजाइमेटिक डाइजेशन हो रहा है, तो भी एंजाइम एक्शन जहां भी है उसके लिए वाटर होना जरूरी है, मॉइस्चर कंटेंट होना जरूरी है ना। तो फिजियोलॉजी के लिए भी वाटर एक नेसेसरी एलिमेंट के रूप में आप कंसीडर करेंगे, राइट। अब देखो बच्चों, वाटर जो है वो हर लिविंग की रिक्वायरमेंट है। वाटर की क्वालिटी जो है वो रेगुलेट करती है डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाटर की क्वांटिटी नहीं, वाटर की क्वालिटी डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करती है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ व्हाट एलिमेंट आर कंसीडर्ड इन वाटर क्वालिटी? वाटर क्वालिटी के अंदर क्या क्या चीज आता है बच्चों? इसका केमिकल कंपोजिशन, पीएच, वाटर का टेम्परेचर, है ना। तो ये वाटर का क्या केमिकल कंपोजिशन है, वाटर का क्या पीएच है, वाटर का क्या टेम्परेचर है, दीज आर द पार्ट ऑफ वाटर क्वालिटी। एंड वाटर क्वालिटी रेगुलेट टू डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो इनके लिए अडेप्ट होगा वो डाइवर्सिटी वहां पे रहेगी, और जो अडेप्ट नहीं होगा वो डाइवर्सिटी वहां पे सर्वाइव नहीं करेगी। जैसे थर्मल स्प्रिंग है तो वहां केवल थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया ही रह सकते हैं या थर्मोफाइल्स ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। वहां पे साइक्रोफिलिक ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते, जो लो टेम्परेचर पर रहने वाले हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी टेम्परेचर ने रेगुलेट कर दिया। सिमिलरली एसिडिक पीएच है, बेसिक पीएच है, तो एसिडिक पीएच पर वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे जो एसिडिक एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट है। इज दैट क्लियर? तो ये वाटर क्वालिटी ही रेगुलेट करती है डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। इसके बाद अगर आप अर्थ की बात करें तो अर्थ के लगभग 71% या इससे भी ज्यादा एरिया पर वाटर है, वाटर प्रेजेंट है ना। मोर देन 71% एरिया अर्थ का जो है कवर्ड बाय वाटर, वाटर से कवर्ड है ना। तो लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक ऑर्गेनिज्म वाटर में रह रहा है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो वाटर में रह रहा है। हम ये सोचते हैं इसको क्या पानी की कमी है, बट वो भी वाटर की प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि क्वांटिटी
डिसाइड नहीं कर रही है, वाटर की क्वालिटी डिसाइड करेगी कि वो पानी अपटेक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा और कितना कर पा रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, इस पे पूरा बेटा ऑस्मोटिक प्रिंसिपल अप्लाई होगा। जैसे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूं, वाटर सैलिनिटी, साल्ट कंसंट्रेशन। सैलिनिटी का मतलब वाटर में साल्ट कंसंट्रेशन, और ये पार्ट पर 1000 में लिया जाएगा, पीपीटी में कंसीडर किया जाएगा। जैसे इनलेट वाटर है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना, एमसीक्यू टाइप भी बन सकता है। सीएफ वाटर है, और इसके अलावा आप हाइपरसैलून, हाइपर साल्ट कंसंट्रेशन वाले लैगून की बात कर सकते हैं। तो जो इनलेट वाटर है उसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो लगभग 5 पीपीटी है, सी का 30 से 35 पीपीटी, और इसका अबव 100। तो ये जो साल्ट कंसंट्रेशन है, ये एनसीईआरटी में 3 डाटा दे रखा है, आप ध्यान रखिएगा। इनलेट वाटर का 5 पीपीटी, सी वाटर का 30 to 35, और हाइपर साल्ट कंसंट्रेशन वाले जो लेगून होते हैं उनका मोर देन 100%, मोर देन 100 पीपीटी। पीपीटी मतलब पार्ट पर 1000। तो ये साल्ट कंसंट्रेशन है। आप समझिएगा इस बात को कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और कम है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साल्ट कंसंट्रेशन। अब वो डिसाइड करेगा कि यहाँ कौन से ऑर्गेनिज्म रहेंगे, है ना। तो ज्यादा ओपी पे सर्वाइव करने वाले यहाँ रहेंगे, कम ओपी पर सर्वाइव करने वाले यहाँ रहेंगे, और बहुत कम ऑस्मोटिक प्रेशर पर सर्वाइव करने वाले यहाँ पर रहेंगे। इज दैट क्लियर? अब साल्ट कंसंट्रेशन जो है उसके आधार पर भी हम 2 तरह के ऑर्गेनिज्म डिस्कस करते हैं, यूरी हैलाइन और एक स्टेनो हैलाइन। अब वही जैसे टेम्परेचर में पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट है। यूरी हैलाइन, यूरी हैलाइन का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस रखते हैं, यानी साल्ट कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज होने पर भी ये एडेप्टेशन शो कर सकते हैं। मतलब सीधे तौर पर मैं बोलूं तो ये रेगुलेटर है, इनमें ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ये अपनी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट रखते हैं, है ना। तो ये अगर साल्ट कंसंट्रेशन में बहुत बड़ा चेंज भी हो जाएगा तो भी ये सरवाइव कर जाएंगे। बहुत अच्छा एडेप्टेशन है इनमें, ये रेगुलेटर है, यानी इनमें ऑस्मो रेगुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर साल्मन फिश, राइट, एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल लिया मैंने। स्टेनो हैलाइन, स्टेनो हैलाइन वो होगी जिनमें नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस है, नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज्यादा साल्ट कंसंट्रेशन के लिए अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही बात है, ये कन्फर्मर है, ऑस्मो कन्फर्मर है। मतलब ये अपने आप का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस नहीं रख पाते हैं, राइट। तो इनको अगर साल्ट कंसंट्रेशन में चेंज हो गया तो इनका सर्वाइवल खतरे में हो सकता है ना। तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं शार्क फिश। अब ये क्या होते हैं बेटा, जो ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं, अगर कोई फ्रेश वाटर की फिश है तो वो मेराइन वाटर में आती ही डेड हो जाएगी, सर्वाइव नहीं करेगी, और मेराइन वाटर वाली फ्रेश वाटर में आके सर्वाइव नहीं करेगी। ये कन्फर्मर होते हैं। और जो रेगुलेटर होते हैं, तो अगर मान लो कोई रेगुलेटर फिश है तो वो अगर फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर में जाएगी तो भी सर्वाइव कर जाएगी, और मेराइन से फ्रेश में आएगी तो भी सर्वाइव कर जाएगी, क्योंकि वो रेगुलेटर है। इज दैट क्लियर? तो की पॉइंट यहाँ पर मेन यही रहा कि वाटर की क्वालिटी रेगुलेट करती है डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द क्वालिटी? केमिकल कंपोजिशन, टेम्परेचर, पीएच, यू कैन से साल्ट कंसंट्रेशन। और जो 3 डाटा जो मैंने दिया है वो आपको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? तो ये एक छोटा सा टॉपिक होता है आपका वाटर के बारे में, ठीक है। इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं लाइट की। जो थर्ड फैक्टर आता है वो आता है लाइट। वंस अगेन
वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, लाइट जो है वो कोरिलेटेड है बेटा टेम्परेचर के साथ, ये भी मानिए लाइट जो है वो रिलेटेड विद टेम्परेचर आल्सो। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो लाइट ज्यादा है और टेम्परेचर कम है तो लाइट कम है, रिलेटेड फैक्टर तो है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लाइट जो है उसकी तीन प्रॉपर्टी होती है, मैं पहले अच्छे मेन चीजें बताता हूं। अब तीन प्रॉपर्टी क्या होती हैं, एक होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी और एक होती है इंटेंसिटी। राइट, सॉरी माफी चाहते, क्वांटिटी, क्वालिटी और इंटेंसिटी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती है। ये तीनों प्रॉपर्टी जो है इफेक्ट करती है डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। राइट, क्वांटिटी, क्वालिटी और इंटेंसिटी, ऑल थ्री प्रॉपर्टीज इफेक्ट टू डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप उस डायग्राम को भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। देखो इधर वाला इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर पर लाइट क्या थी, ज्यादा थी। इक्वेटर पे लाइट क्या थी, ज्यादा थी। ट्रॉपिकल में भी लाइट क्या थी, ज्यादा थी। तो ये वाला वो जोन है जहां पे लाइट ज्यादा है, लाइट ज्यादा है। तो इस जोन में आपने ये देखा था कि लाइट ज्यादा है तो इस जोन की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि प्लांट लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगे तो प्राइमरी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा है, रेनफॉल भी अच्छा है, क्लाइमेट भी स्टेबल है यहाँ का। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी भी स्टेबल होगी और ज्यादा होगी। और यहाँ अच्छे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, बड़े बड़े फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, तो बहुत अच्छी रिच डाइवर्सिटी का जोन बन जाएगा, है ना। लाइट की क्वालिटी, क्वांटिटी और इंटेंसिटी तीनों प्रभावित कर रही है। यही आप पोलर एरिया की बात कर लें तो पोलर एरिया में ये सारी चीजें ऑपोजिट हो जाएगी, वाइस वर्सा। बार बार पढ़ा रहा हूं मैं ये चीज। यहाँ लाइट कम है, प्रोडक्टिविटी कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, क्लाइमेट अनस्टेबल होगा और डाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा। इज दैट क्लियर? बात समझ आई आपको अच्छे से? अब देखो इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो लाइट अपने प्रोडक्टिविटी में कंसीडर करते हैं उसको पीएआर कहते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। और इनकी रेंज है बच्चों 400 nm से 700 nm। कुछ बुक में 390 nm से दे रखा है, वो भी ठीक है। तो 400 से 700 nm की लाइट जो है वो पीएआर है, इसको विजिबल लाइट भी कहा जाता है। राइट, यही लाइट है जिसको ये टोटल सनलाइट का लेस देन 50% पार्ट है, टोटल सनलाइट का लेस देन 50% पार्ट है। और यही वो लाइट है जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और इस लाइट को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ये यूज होती है विजिबल लाइट। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ लाइट। सो 400 nm टू 700 nm की लाइट यूज होती है। और इससे बिलो की लाइट अगर आ जाती है तो यूवी रेडिएशन आ जाती है ना। तो यूवी रे आती है, वो बहुत ज्यादा क्या होती है, हमारे लिए हार्मफुल भी होती है, बट यूवी कुछ एल्गी एब्जॉर्ब भी करती है, लाइक रेड एल्गी, उसको फोटोसिंथेसिस के लिए भी यूज करती है। सो लाइट की अलग अलग क्वालिटी है, उनका अलग अलग फंक्शन है। मेनली आपको ये ध्यान रखना है पीएआर 400 nm से 700 nm विजिबल लाइट जो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। कौन यूज करते हैं? प्लांट्स। इज दैट क्लियर? अब बेटा इसके बेस पर भी दो तरह के जो है प्लांट्स बना लेते हैं अपन। एक आते हैं हेलियोफाइट्स और एक आते हैं स्कायोफाइट्स।
अब स्कायोफाइट्स क्या होते हैं कि वो सेड एरिया में सरवाइव करते हैं, लेस लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं। और हेलियोफाइट्स क्या होते हैं बेटा, ज्यादा लाइट कंसंट्रेशन पे सरवाइव करते हैं। समझ गए एकदम अच्छे से। तो ये दो टर्म है एनसीईआरटी में, ध्यान रखना है। इन टर्म से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि लाइट की जो क्वालिटी है, ठीक है ना, क्वांटिटी है और इंटेंसिटी है, इनके बेस पर वर्टिकल स्ट्रेटा प्रेजेंट होता है इकोसिस्टम में। कैसे देखो, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे कि एक फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट में ये ट्री है, ट्री के बाद ये शर्ब्स है और ये हर्ब है। अब आप देखिए कौन हेलियोफाइट्स होंगे, ट्री, क्योंकि ये टॉप हाइट लंबे प्लांट होंगे तो ये लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। और जो स्कायोफाइट्स है वो अंडर नीचे होंगे, क्योंकि वहां तक लाइट पूरी पहुंचेगी नहीं। तो ये वर्टिकल स्ट्रेटा हो गया। ये डाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्री, शर्ब, हर्ब, ये जो डाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। और वो लाइट के कारण ही हुआ है, लाइट की अवेलेबिलिटी के कारण हुआ है ये सब, ठीक है ना। इसी तरह एक्वेटिक सिस्टम में भी देखेंगे तो यहाँ पे हर्ब आर स्कायोफाइट्स एंड ट्री आर हेलियोफाइट्स। अच्छा, इन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी होती है ना। इन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी होती है। ऐसी मॉर्फोलॉजी होगी, ऐसे टिश्यूज होंगे इनमें जो हेलियोफाइट्स में जो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर सके, यानी पैलिसेड टिश्यू ज्यादा होंगे। और स्कायोफाइट्स को कम लाइट एब्जॉर्ब करना है तो उनमें स्पॉन्जी टिश्यू होंगे। ये 11th का पार्ट है जो मैंने आपको बताया। खैर आप इतना ध्यान रखिए। अब देखिए लाइट का एक्वेटिक सिस्टम में रोल देखते हैं। इधर देखो, ये सपोज करते हैं कि हम एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है ये, रिवर मान लो, सी, ओशियन मान लेते हैं, राइट। एक्वेटिक इकोसिस्टम है। इसका ऊपर वाला जोन जो है ये वाला, ये फोटिक जोन है, राइट। इसके बाद ये वाला जोन जो है इसको प्रोफंडल जोन बोलेंगे। क्या होता है मैं अभी सिखाऊंगा आपको पूरा अच्छे से। और लास्ट ये वाला जोन है इसको बेंथिक जोन बोलेंगे। और इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। तो एक्वेटिक सिस्टम में लाइट का रोल बताते हैं आप। जो फोटिक जोन है, फोटिक जोन का मतलब है कि यहां ऑप्टिमम लाइट आ रही है, ऑप्टिमम लाइट आ रही है यहां फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए यहां बेस्ट लाइट आ रही है, जिसको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यहां सबसे अच्छी लाइट रेंज है फोटिक जोन में। तो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ग्रीन एल्गी का होगा। फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रीन एल्गी, planktons, diatom dinoflagellate also found in this zone, as well as species also present, but mainly green algae आप ध्यान रखेंगे। तो ये जोन है, यहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रहेगी, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी रहेगी। कहाँ पर? फोटिक जोन में। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस फोटिक जोन में लाइट ज्यादा है तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, करेक्ट। और कौन सा एल्गा मिलेगा? ग्रीन एल्गी। नाउ प्रोफंडल जोन, प्रोफंडल जोन का मतलब है कि यहाँ लेस लाइट कंसंट्रेशन है, यहाँ लाइट बहुत कम आ रही है, ऑप्टिमम लाइट नहीं आ रही। तो जो अच्छे प्रोड्यूसर नहीं है ना, वो यहाँ पर आएंगे। ये पिगामेंट के बेस पर भी होता है। जिस एल्गी के पिगामेंट इस लेस लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेस लाइट इंटेंसिटी को, वो एल्गी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर आएगी ब्राउन एल्गी। और एल्गी का कलर आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ पिगामेंट होता है। अब बेंथिक जोन, अब देखो बेटा, जो सन है
इस सन की यूवी रेज ये वाटर बॉडी को क्रॉस करके नीचे तक डीप जा सकती हैं। तो अब नीचे वही ऑर्गेनिज्म होगा जो इस यूवी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहां पर आएगी आपकी रेड एल्गी। तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है और मैं बता भी देता हूं आपको कि जो रेड एल्गी होती है, इस रेड एल्गी में फाइकोइरिथ्रिन फिलामेंट होता है और ये यूवी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहां पर कौन मिलेगी? रेड एल्गी। और इसके साथ साथ बीजीए भी मिल सकता है क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर भी यही फिलामेंट होता है। तो एनसीईआरटी ने पूछा कि बेंथिक जोन में भी कोई प्रोड्यूसर मिलेगा क्या? यस, रेड एल्गी और बीजीए मिलेंगे क्योंकि वो यूवी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइकोइरिथ्रिन फिलामेंट है। सो देखिए आप एल्गी का ये जो कलरफुल डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग तरह की सीवीड बोलते हैं ना एल्गी को। एल्गी को क्या कहते हैं? सीवीड। सीवीड मतलब एल्गी। तो अलग अलग कलर वाली एल्गी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने वाली ऊपर ग्रीन एल्गी, फिर ब्राउन एल्गी, फिर रेड एल्गी। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन होता है। क्या होता है? वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन। वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये लाइट की वजह से हो रहा है सब कुछ। अब चलिए इस पर थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या क्या अच्छे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आपके यहां पे रह सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से जोन का प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो कौन से जोन का प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा? फोर्टिक जोन का। ठीक है ना? तो ये जो फोर्टिक जोन है इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी। इससे कम प्रोडक्टिविटी किसकी रहेगी? ब्राउन एल्गी की, यानी प्रोफंडल जोन की। और सबसे कम प्रोडक्टिविटी कहां रहेगी? बेंथिक जोन की। ये प्रोडक्टिविटी का मैंने सीक्वेंस बताया आपको, प्रोडक्टिविटी का, है ना? तो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। एक और मैं आपको बेंथिक, ये एल्गी वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक और चीज, जो बेंथिक जोन है यहां पर डेड ऑर्गेनिक मास भी मिलेगा। जो भी सी या ओशन का डेड मास है वो सारा यहां डिपॉजिट हो जाएगा बेंथिक जोन में। तो अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि बेंथिक जोन में डेड मास इकट्ठा हो गया, डेड ऑर्गेनिक मास यहां पे इकट्ठा हो गया। तो यहां पर ये जो डेड ऑर्गेनिक मास है ये डिग्रेड भी होगा, ब्रेक भी होगा। बैक्टीरिया या फंजाई इसे ब्रेक करेंगे। तो इस डेड मास को ब्रेक करने के लिए यहां पर डीकंपोजर भी होंगे। तो एनसीईआरटी ने ये भी पूछा है कि डीकंपोजर कहां फाउंड होंगे? वो भी बेंथिक जोन में मिलेंगे डीकंपोजर। और डेड मास यहां पर ब्रेक होगा। ये किसको ब्रेक करेंगे? डेड मास को ब्रेक करेंगे। तो इस वजह से यहां पर कैटाबोलिक एक्शन होगा, कैटाबोलिज्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां टेम्परेचर भी राइज हो जाता है, इस जोन का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन जल्द थोड़े थोड़े कवर हो जाएं आपको। अब एक बहुत बड़ा कमेंट यहां पर है, एनसीईआरटी का ही कमेंट है कि इस अर्थ पर वाटर बॉडी ज्यादा है। सही बात। इस अर्थ पर 75% नियर एक्वेटिक बॉडी है और लगभग 25% लैंड एरिया है। करेक्ट? कहता है कि 75% के लगभग एक्वेटिक बॉडी होने के बाद भी प्रोडक्टिविटी 25% के अराउंड आ रही है। और जबकि ये 75% प्रोडक्टिविटी देते हैं। कम एरिया होने के बाद भी प्रोडक्टिविटी ज्यादा, ज्यादा एरिया होने के बाद भी प्रोडक्टिविटी कम। सो व्हाई? ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां मैंने आपको बताया था कि लाइट इज ए लिमिटिंग फैक्टर। क्योंकि एक्वेटिक बॉडी में लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। यानी लाइट अच्छी तो केवल कौन से जोन में आ रही थी? फोर्टिक जोन में आ रही थी। बाकी जोन में तो प्रोडक्टिविटी नेग्लिजिबल है, तो केवल फोर्टिक जोन ही प्रोडक्टिविटी दे रहा है, यानी लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो गया। दूसरी बात, प्रोड्यूसर पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर भी स्मॉल साइज के हैं जो ज्यादा कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं लाइट का। यहाँ पर
लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, नो लाइट रोल एज लिमिटिंग फैक्टर। और यहां पर बड़े बड़े ट्री हैं, लार्ज साइज के प्रोड्यूसर हैं, लाइक ट्रीज हैं यहां पर, तो यहां पर प्रोडक्टिविटी इसलिए ज्यादा है। तो देखिए बच्चों, लाइट के ऊपर बहुत सारी बातें हमने की हैं, करेक्ट। सो लाइट डिपेंड कर इफेक्ट करता है डाइवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन पे। इज दैट क्लियर? अब बच्चों एक चीज मैं आपको और यहां पे बताना चाहूंगा, अच्छा क्वेश्चन है वो, कि लाइट की क्वांटिटी, यानी लाइट की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फोटो पीरियड। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड यानी लाइट की क्वांटिटी, नॉट इफेक्ट टू फोटोसिंथेसिस। ये इफेक्ट नहीं करता किसको? फोटोसिंथेसिस को। पीएस लिखूं? पीएस मतलब फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस को प्रभावित नहीं करता, बट ये इफेक्ट करता है टू फ्लावरिंग and germination. So this is once again very important photo period. Yes. इसके साथ साथ यहाँ पर जब चल ही रहा है तो एक और बताता हूँ, फोटो पीरियड ऑल्सो इफेक्ट टू एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर लाइक फोरेजिंग, है ना, माइग्रेशन, रिप्रोडक्शन। तो बहुत सारे एनिमल होते हैं बेटा जिनका उनका जो लाइफ का रूटीन है वो फोटो पीरियड पर डिपेंड करता है। कुछ डायर्नल होते हैं, दिन में एक्टिविटी करने वाले, नॉक्टर्नल होते हैं, रात्रिचर, रात में अपनी एक्टिविटी करते हैं, दिन में इनएक्टिव रहते हैं। जैसे फॉरेजिंग, फूड की सर्च है, हंटिंग है, माइग्रेशन है, रिप्रोडक्शन बिहेवियर है, ये सब लाइट फोटो पीरियड पर डिपेंड करता है उनका, ठीक है ना। डायर्नल डे टाइम में एक्टिव रहने वाले, नॉक्टर्नल नाइट टाइम में एक्टिव रहने वाले, है ना। तो एनिमल बिहेवियर पर भी इसका इफेक्ट आता है। इज दैट क्लियर? समझ रहा है आपको अच्छे से? हाँ, एक और एनसीईआरटी में एक टर्म मिलेगी आपको, क्रोमेटिक एडेप्टेशन। तो क्रोमेटिक एडेप्टेशन क्या है? जो एल्गी का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है आपने अभी वाटर सिस्टम में, उसी को क्रोमेटिक एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे फोटिक जोन में क्या था? ग्रीन एल्गी, प्रोफंडल जोन में क्या था? ब्राउन एल्गी, और बेंथिक जोन में क्या था? रेड एल्गी। तो ये क्रोमेटिक एडेप्टेशन का पार्ट है, ठीक है ना। अलग अलग कलर, क्रोमेटिक मतलब कलर, अलग अलग कलर की एल्गी का डिस्ट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर? तो लाइट में बच्चों में मेन बात आपको बता चुका हूं। इज दैट क्लियर? समझ आया होगा आपको अच्छे से? तो अब इसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आई होप आपको इजीली जो है कवर हो जाएगी चीजें, ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चों सॉइल। अब सॉइल के बारे में देखिए बच्चों, सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इडेफिक फैक्टर में काउंट होता है ये। तो ये भी डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है। अब सॉइल क्या चीज है? पहले तो आप ये देखो, सॉइल की एक तो सॉलिड स्टेज होती है और एक पोरस स्टेज होती है। सॉलिड स्टेज का मतलब कि इसके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी ये न्यूट्रिएंट हो गए इसके। और पोरस स्टेज के अंदर शामिल किया जाता है उसकी एयर कैपेसिटी और उसकी वाटर कैपेसिटी, ठीक है ना। तो सॉइल इज द कंपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एयर एंड वाटर। यस, इनसे मिलकर सॉइल बनती है। समझ गए एकदम अच्छे से? बेसिक चीजें बता देते हैं पहले। सॉइल के फॉर्मेशन को पैडोजिनेसिस कहते हैं। पैडोजिनेसिस मतलब सॉइल का फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? और पैडोलॉजी, पैडोलॉजी मतलब सॉइल की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे पैडोलॉजी कहते हैं। इज इट क्लियर? सो दीज आर द बेसिक टर्म, बट मेन कि soil is the composition of inorganic, organic matter as well as air and water. Is that clear? अब बच्चों soil जो है वहां पर कैसी डाइवर्सिटी होगी ये डिपेंड करेगा सॉइल की टेक्सचर पर, सॉइल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा कि वहां पर कैसी डाइवर्सिटी होगी, है ना। तो देखो सॉइल की प्रॉपर्टी जो है या सॉइल टेक्सचर किस पर डिपेंड करता है, ये अपन अच्छी अच्छी बातें करते हैं। देखो बच्चों मेनली जो सॉइल में बता रहा हूं, जैसे एक तो आता है आपका ग्रेवल, एक आता है आपका सैंड,
सिल्ट, क्ले, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज या SiO2, इसको फाइन क्वार्ट्ज, और इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सिलिकॉन पार्टिकल ऑफ एल्यूमिनियम या कंटेनिंग एल्यूमिनियम। खैर आप ये ध्यान रखें, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। अब देखो इसमें बताता हूं ये इनमें क्या है वो आगे, इसमें देखो इनके पार्टिकल का साइज इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो है इसका 2 mm से ज्यादा का साइज है, बड़े बड़े पार्टिकल है। ये वाली जो सॉइल है इसका साइज है 2 mm से 0.2 mm से 2 mm तक। इसका साइज है बच्चों 0.002 से 0.02 mm तक, और इसका साइज है बेटा 0.002 से लेस देन। तो अब आप समझिए कि सबसे स्मॉल पार्टिकल है क्ले का, उससे फिर स्मॉल है सिल्ट का, फिर बड़े पार्टिकल है सैंड के, और फिर बड़े पार्टिकल है ग्रेवल साइड, राइट। अब देखिए बच्चों कि ये जो साइज है, पार्टिकल का जो साइज है वो ही डिसाइड करेगा कि वहां पर उस सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है और उस सॉइल में डाइवर्सिटी कैसी होगी। तो ये पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है सारी चीजें। जैसे कि सैंड सॉइल की बात करते हैं, अब जो सैंड सॉइल है उसके पार्टिकल का साइज ज्यादा है, तो यानी इसके अंदर एयर ज्यादा होगी, एयर मतलब ऑक्सीजन ज्यादा होगा, लेकिन इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होगी। WHC वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो कम होगी, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है तो वाटर जल्दी परकोलेट हो जाएगा, वो तो नीचे चला जाएगा, तो ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा। समझ गए ना, बड़ा साइज होने के वजह से वाटर तो परकोलेट हो जाएगा एकदम अच्छे, समझ गए ना, वाटर होल्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो कैपिलरी वाटर होता है ना, कैपिलरी फाइन गैप्स के बीच में होता है, वो WHC होता है, और प्लांट को जो अवेलेबल वाटर होता है वो WHC होता है। प्लांट जिस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मैंने प्लांट फिजियो में पूरा डिटेल से बताया हुआ है बेटा आपको, जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है वो WHC होता है। ये कैपिलरी वाटर है और अवेलेबल फॉर प्लांट, ये वो वाटर है जो प्लांट के लिए अवेलेबल है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं क्ले सॉइल की, ठीक है ना, क्ले सॉइल की बात करते हैं। तो क्ले सॉइल जो है ये बहुत ही फाइन पार्टिकल है, बहुत छोटे पार्टिकल है, तो इनमें एयर कम होगा, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में, लेकिन इसकी WHC बहुत ज्यादा होगी। इसलिए क्ले को आपको पता है ना, ये जो मिट्टी के पॉट्स वगैरह बनाने के लिए क्ले को काम में लिया जाता है, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट है, ठीक है ना, क्ले की, राइट। अब बात आती है सैंड की, सिल्ट की। जो सिल्ट सॉइल है वो मॉडरेट है, मॉडरेट एयर है इसमें और मॉडरेट ही WHC है, यानी ठीक ठीक है। इज दैट क्लियर? तो अब देखो बेटा, एग्रीकल्चर के लिए क्या जरूरी है, एग्रीकल्चर के लिए WHC भी जरूरी है और एयर भी जरूरी है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए सॉइल की और एयर भी होना चाहिए। एयर नहीं हुआ तो फिर प्लांट की रूट एनॉर्बिक रेस्पिरेशन करके डेड हो जाएगी, और वाटर नहीं होगा तो फिर वो फिजिकल ड्राइनेस के कारण मर जाएगी। समझ गए एकदम अच्छे से? तो इसके लिए अब आपको एक सॉइल और बताते हैं, लॉम सॉइल, लॉमी सॉइल बोलते हैं, बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है, और ये जो सॉइल है वो इनके मिक्सचर से बनती है, क्ले, सैंड और सिल्ट। 40%, 40% और 20% ये बनती है लॉमी सॉइल। और ये जो सॉइल है इसकी एयर कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है और इसकी WHC भी बहुत अच्छी है, तो ये सॉइल बेस्ट मानी जाएगी एग्रीकल्चर के लिए। इज दैट क्लियर? समझ आया एकदम अच्छे से? तो डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन सॉइल, कि अगर कोई कम वाटर में सर्वाइव करने वाला है तो वो सैंड में हो जाएगा, ऐसी क्रॉप यहां बनेगी।
जिसको बहुत अच्छा पानी चाहिए, बहुत अच्छी एयर चाहिए, तो लोमी सॉइल में आएगी। एक ऐसी क्रॉप जिसको एयर ज़्यादा नहीं चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, क्ले सॉइल में ग्रो करा सकते हो। मॉडरेट वाली जो क्रॉप्स है वो सिल्ट सॉइल में ग्रो कर सकती हैं। समझ आ गया होगा मेरी बात आपको अच्छे से। तो ये क्रॉप जो होती है, सॉइल वर्सेस क्रॉप, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा आई थिंक, ये सॉइल वाले चैप्टर के अंदर। इज दैट क्लियर? अब ये तो सॉइल के का टेक्सचर है, यानी सॉइल का प्रॉपर्टी है, उसके बेस पर डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसके अलावा सॉइल की टॉपोग्राफी, सॉइल की टॉपोग्राफी ये भी बेटा इफेक्ट करती है किसको? इफेक्ट टू डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब टॉपोग्राफी का मतलब वो बताया था ना मैंने, स्लोप है, कहीं कहीं प्लेन एरिया है, कहीं कहीं स्लोप, कहीं प्लेन एरिया, कहीं उबड़ खाबड़, समझ गए ना, ये टॉपोग्राफी में आता है। तो टॉप मतलब सॉइल किस जगह पर है और कैसी है ना, वो भी डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करेगा। तो प्लेन एरिया है तो डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, और कहीं स्लोप है या हाइट पर है तो वहां पर डाइवर्सिटी कम होगा। इज इट क्लियर? तो ये टॉपोग्राफी का पॉइंट हो गया, ठीक है। तो सॉइल का पीएच, इसके अलावा भी बता रहे हैं, सॉइल का पीएच, सॉइल का न्यूट्रिएंट लेवल, ये भी इफेक्ट करेंगे बेटा डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। पीएच वैल्यू क्या है उसकी, एसिडिक है, बेसिक है ना। न्यूट्रिएंट कंपोजिशन कैसा है, ह्यूमस रिच है कि नहीं है, कौन सी सॉइल अच्छी मानी जाएगी, ह्यूमस रिच सॉइल अच्छी मानी जाएगी, है ना। और सॉइल की प्रोफाइल छोटी क्लासेस में पढ़ी है ना आपने, ओ लेयर, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, ई लेयर, डी लेयर, पढ़ा है ना आपने। तो वो खैर वो आपके सिलेबस का इस बार पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक सॉइल के बारे में मैंने आपको बताया बच्चों। तो ये हो गया हमारे एबायोटिक फैक्टर, है ना। तो आज हमने 3 फैक्टर स्टडी किए हैं, वाटर, लाइट और सॉइल, और टेम्परेचर हमारा इससे पहले लेक्चर में पूरा हो गया था। आई होप क्लियर, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आपको किसी तरह की होगी। थैंक यू वेरी मच।